हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ यार आप सभी ठीक हैं। हम लोग की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट है। कॉन्सेप्ट की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, वन शॉट वीडियोस है, आप जाके देख सकते हैं। पहले उसको देखिए, उसके बाद हमने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। उसमें 1 से 5 क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि हम उसमें हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, साथ साथ हमने थोड़ा बेसिक भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो पहले वो लेक्चर देखिए। अगर थ्योरी नहीं देखिए तो पहले थ्योरी देखिए, सारे हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे फाइंड करते हैं उसको भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो भी आप देख लीजिएगा जाके। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 एक सेट है, इफ ए डिफाइंड है, कोई सेट है जिसमें हमारा रिलेशन बना हुआ है। ये इन्होंने रिलेशन डिफाइन कर दिया, बस अब पूछ रहे हैं कि ये रिलेशन कैसा है, इस सेट से बना हुआ ये रिलेशन कैसा है। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अगर तीनों है तो इक्विवेलेंस हो सकता है। यहाँ पे सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अलग अलग पूछा हुआ है। तो पहली बात है, एक सेट दे रखा है, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका डबलेट होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो जहां जहां रिफ्लेक्सिव आ रहा था वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। देखते मैंने ये देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, ये देखते ही आपको टिक करना था। ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिसिटी चाहिए होती है। सारी चीजें हैं। अगर कोई डाउट है आप पिछली वीडियो देखिए, इसके पहले में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जब मैंने बेसिक बताया उसमें मैंने इसको कवर किया, तो आप देखिए जाके उसको, उसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। एक सेट है ए जिसमें 2 से लेकर 18 तक के नंबर दिए हुए हैं। एक सिंबल ये है जो इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑन ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका उसी से दे रखा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय सेट की, जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो 2 सेट चाहिए। 2 सेट नहीं दे रखे तो एक सेट का उसी से कराना पड़ेगा, तभी तो एक एलिमेंट का दूसरे से रिलेशन मिलेगा। ये इज रिलेटेड विद दिस इफ एंड ओनली इफ, ये रिलेशन दे रखा है। ये रिलेशन एक्चुअल में, इस चीज को कंफ्यूज मत होइए। जनरली हम अभी तक क्या पढ़ते हैं कि ए रिलेटेड विद बी। यहाँ पे हम लिखते हैं कि ए का बी में रिलेशन क्या है, ए इक्वल टू बी है या ग्रेटर देन है, या बी की वैल्यू ए में 3 ऐड करने से मिलेगा। इस टाइप के रिलेशन हम अभी तक डिफाइन करते आए थे। अभी इसमें क्या है, आर की जगह ये सिंबल यूज कर दिया है। ठीक है, ए की जगह ये पूरा ऑर्डर पेयर टाइप का जो लग रहा है, ये एक इनपुट दे रखा है, और बी की जगह दूसरा इनपुट दे रखा है। इनके बीच में रिलेशन क्या है कि पहले वाले का फोर्थ वाले से प्रोडक्ट कराओगे तो एडी आएगा, और दूसरे वाले का तीसरे वाले से प्रोडक्ट कराओगे तो सीबी आएगा। ये एक्चुअल में इक्वल है, ये इन्होंने एक्सप्रेस दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये वही टाइप का रिलेशन है जो अभी तक हम करते आए थे। होता क्या था कि ए इज रिलेटेड विद बी, कैसे ये रिलेशन डिफाइन होता था। यहाँ पे क्या है कि एक ये ए पूरा मान लीजिए, ये रिलेशन का सिंबल है, और ये पूरा बी मान लीजिए। ठीक है, तो ए रिलेटेड विद एक रिलेशन कैसे दे रखा है वो भी हमें पता है। अब क्या कह रहा है, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम चाहे तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, लेकिन कई बच्चों को इक्विवेलेंस क्लास नहीं आती होगी। एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन में हर एक जो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इक्विवेलेंस क्लास बनाई जा सकती है। अब इक्विवेलेंस क्लास समझ लेते हैं पहले क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। एक्चुअल में ये इक्विवेलेंस रिलेशन से ही निकलता है। हमने मान लिया कोई एक सेट है 1 2 3, ठीक है, इसका हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो उसमें 1 1 तो हो गई होगा, 2 2 भी होगा, और 3 3 भी होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो। अगर हम 1 2 ले रहे हैं तो भैया 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आप इसमें एलिमेंट्स डाल सकते हो। अभी क्या है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है कि ए से 1 से 2 गए, 2 से 1 गए, और 1 1 अवेलेबल है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। अब अगर हम पूछे कि 1 एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि 1 का किस किस से कनेक्शन है, यानी 1 की इमेज कौन कौन बन रही है। 1 की इमेज 1 है, तो हम इन सबको एक सेट में डाल देंगे। 1 की इमेज 1 है। अभी देखेंगे 1 की इमेज 2 है तो 2 भी है, और कहीं 1 की इमेज नहीं है, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या आ गई, ये। यानी अगर आप इसको वापस से करना चाहोगे तो 1 का 1 से एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, 1 का 2 से एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। ये होता है इक्विवेलेंस क्लास। समझ में आ गया होगा।
अगर हम पूछे कि आपको 2 की इक्विवेलेंस क्लास बनानी है तो ये बड़े ब्रैकेट में लिखी जाएगी 2। आई होप इतना क्लियर है। और सेम इस तरीके से लिख देना 2 का 2 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है और 2 का 1 से रिलेशन है, 2 का 1 से रिलेशन है। तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या आ गई, ये आ गई। आई होप इतना क्लियर है। तो इक्विवेलेंस क्लास समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 में अब कोई डाउट नहीं होगा भाई, हमने आपको इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है वो भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इन सिंबल्स का मतलब भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा आप मान लीजिए कि ए के फॉर्मेट में है, ये आपका रिलेशन आर है, बस इक्विवेलेंस है इसलिए ये सिंबल यूज किया गया है, और ये पूरा एलिमेंट बी है। यहाँ पे इन्होंने ये रिलेशन डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब हमें 3,2 की इक्विवेलेंस क्लास बतानी, तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, बेसिकली मल्टीपल ही चाहिए। क्यों मल्टीपल चाहिए भाई, हमें इक्विवेलेंस क्लास में हमें पता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट आता है उसका इन सब से ऑर्डर्ड पेयर बनता है, तो अब ऑर्डर्ड पेयर बनेगा तो ये रिलेशन भी फॉलो होना चाहिए। वही इसी वजह से इसका मल्टीपल आएगा, क्योंकि इनमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई करा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन बोथ साइड सेम क्वांटिटी से करानी पड़ेगी, तो यानी इसका मल्टीपल हमें चाहिए। तो इसमें अगर आप 2 पहले तो ये खुद आ जाएगा 3,2, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हो जाएगा 6 और 4, फिर 3 इसी में 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 9, और ये वैल्यू हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 6 हो जाएगा। इसी वाले एलिमेंट में अब आप 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। भाई बोथ साइड सेम क्वांटिटीज। भाई अगर आपको 3 बराबर 5 दे रखा है, बोथ साइड किसी भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कराओ ये 3 बराबर 5 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। सेम वही यहाँ पे हो रहा है कि अगर अब इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, 5 से, बस हमें इसके अंदर रहने चाहिए, 18 के अंदर, ये सेट के अंदर के एलिमेंट ही आने चाहिए। अभी हम 4 तक मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 15 आएगा और 10 आ जाएगा। अभी 6 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, हाँ 18 हम ले सकते हैं, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करा दोगे 12 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल इक्विवेलेंस क्लास में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3, 3, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब ये क्यों लिए हैं हमने, अभी इक्विवेलेंस क्लास में क्या बताया था कि ये एलिमेंट इससे पेयर बनाएगा, यही एलिमेंट सबसे पेयर बनाता है, वो रिलेशन में अवेलेबल होता है। अब जरा चेक कर लेते हैं। अगर हम इसका 3,2 का 3,2 से रिलेशन बनेगा तो पहला वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए सेम क्वांटिटी आ रही है। अब 3,2 को अगर आप 6,4 से पेयर बनाओगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए सेम क्वांटिटी आ रही है। यहीं पे 3,2 को आप जब 9,6 से पेयर बनाओगे तो 3 का 6 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का 9 से मल्टीप्लाई होगा, सेम क्वांटिटी आ रही, 3 यानी ये रिलेशन में अवेलेबल होगा। 3,2 को आप जब 12 और 8 से पेयर रिलेशन दिखाओगे, 3 का 8 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का 12 से मल्टीप्लाई, देखिए सेम आ रहा है। आई होप इतना क्लियर है। लास्ट वाले का भी आप चेक कर सकते हो, 30 और 30 ही आएगा। यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं और इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, यानी इस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास है ये। अभी समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्वेश्चन अच्छा था, इसको चाहे तो आप खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि ये वो टर्म होते हैं जनरली बच्चे स्किप कर देते हैं कि मे बी समझ में नहीं आता या उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक सेट दे रखा है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट दे रखे हैं। द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1,2 एंड 1,3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। एक चीज ध्यान रखिए, इक्विवेलेंस नहीं होगा, यानी ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो A क्रॉस A पे बनेंगे, तो A क्रॉस A जब आप बनाओगे तो उसमें टोटल, ये हम 8th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, इस ये वाला क्वेश्चन है। जब हम भाई नंबर ऑफ इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, जिसमें 3 है तो 3 × 3 9 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब हम रिलेशन बना लेते हैं। हमको रिक्वायर्ड रिलेशन में 1,2 और भैया 1,3 रखना ही रखना है। इन्होंने बोल दिया ना कि ऐसा कितने रिलेशन बनेंगे जिसमें ये एलिमेंट हो और साथ में वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन क्या होती है? अगर 1 है तो 1,1 होना चाहिए था, 2 है तो 2,2 होना चाहिए था, 3 है तो भैया 3,3 होना चाहिए था। अभी हमारा ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव हुआ है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए था, 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए हमें ये चीज देखना है कि क्या कहीं ट्रांजिटिव तो नहीं हो गया इसको बनाने के चक्कर में। और साथ में देखिए मेरे पे कितने एलिमेंट आ चुके हैं, 7 एलिमेंट ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं, टोटल 9 ही एलिमेंट होंगे।
तो इसका मतलब है बहुत बड़े ज्यादा रिलेशन नहीं बन पाएंगे, एक या दो ही रिलेशन बनेंगे, यानी ये और ये तो आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि टोटल 9 एलिमेंट में 7 हम ऑलरेडी रख चुके हैं। इतनी तो कंडीशन है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या बच रहा है, 2 एलिमेंट बच रहे हैं बस अगर वो डाल देंगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखिए जरा 3,1 और 1,2 इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखिए जरा, 3 से 1 गए एंड 1 से 2 गए, क्या रिलेशन में 3 अवेलेबल है? भैया नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है। 3 से 1 और 1 से 2 अगर ये कंडीशन है तो ये होना कंपलसरी हो जाता है। ये चीज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब अगर इसमें कोई भी एलिमेंट डाल दोगे आप तो ट्रांजिटिव 2 ही एलिमेंट बच रहे हैं, यानी सिर्फ एक ही रिलेशन पॉसिबल है और 2 पॉसिबल नहीं बने। अगर वो 2 एलिमेंट आप इसमें डाल दोगे तो पूरा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। तो इन 2 क्वेश्चन में यार और बहुत ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन आप जब पहला आप लेक्चर देख के आओगे ना तो खुद से ट्राई करोगे, अच्छे से क्वेश्चन होने लगेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक रिलेशन आर है जो नेचुरल नंबर्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइंड है सच दैट ये इनपुट है, ये इमेज है समझ लीजिए, ए रिलेटेड विद बी। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है कि पहले वाले का फोर्थ वाले से एडिशन हो रहा है, दूसरे वाले का तीसरे वाले से एडिशन हो रहा है। जैसे सेम वहां पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। बस आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा पूरा एक पार्ट आप मान के चला करिए कि ये एक पूरा पूरा ए है, ये बी है। जैसे हम लिखते थे ए इज रिलेटेड विद बी, थोड़ा राइटिंग वो आप एडजस्ट कर लेना यार। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए की जगह ए बी, ये पूरा पूरा एक एलिमेंट डाल दिया, बी की जगह कोई दूसरा आ जाएगा, इसी फॉर्मेट में रहेगा जिस फॉर्मेट में ये है। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती थी, यहाँ पे जो होता है वही आर के इस साइड भी आता है, दोनों मतलब डबलेट होना चाहिए उसका, उसी से रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इस साइड जो है वही इस साइड आना चाहिए, तो ही तो होता है रिफ्लेक्सिव, उसी की उससे इमेज होनी चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन चेक कर लेते हैं कि पहले वाले का फोर्थ वाले से, दूसरे वाले का तीसरे वाले से एडिशन देखिए, ए प्लस बी बराबर आएगा ए प्लस बी के, यानी कि भैया ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती थी, मिरर इमेज होना चाहिए। राइटिंग आप थोड़ा देख लेना यार। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती, एक्चुअली इस पे उतनी प्रैक्टिस नहीं है यार, बोर्ड पे अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस है, तो इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम आप एडजस्ट कर लीजिए यार। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा बी, यहाँ पे पूरा एक है, ये रिलेटेड होता था, ए रिलेटेड विद बी, कैसे हम यहाँ पे सी कॉमा डी लिए रहे हैं, ये पूरा पूरा ए है, ये पूरा पूरा बी है। अब इसकी मिरर इमेज होनी चाहिए, यानी कि सी कॉमा डी रिलेटेड होना चाहिए ए कॉमा बी से, यही तो होता था सिमेट्रिक की कंडीशन भाई। जो इस साइड है उसका मिरर इमेज इस साइड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा, ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी के, यहाँ पे भी हम चेक करेंगे सी प्लस डी बराबर है डी प्लस ए के। भाई पहले वाले का फोर्थ वाले से एडिशन, दूसरे वाले का तीसरे वाले से एडिशन, यही चेक करते हैं। और दोनों इक्वल, देखो दोनों दे रखा है, 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, आंसर सेम आता है यार, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है भैया, यानी सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब बचा इक्विवेलेंस, अगर ट्रांजिटिव भी है तो इक्विवेलेंस हो जाएगा, अगर नहीं है तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव अच्छा होता है थोड़ा पार्ट। यहाँ ट्रांजिटिव की कंडीशन देखने के लिए आप इतना समझ लीजिए, देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक समझ में आ गया। ट्रांजिटिव में होता क्या है कि अगर हम ए से बी गए, उस वाले बड़े कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, हम ए से बी गए, ठीक है, एंड बी से सी जाना होता है। यहाँ पे कैपिटल वाले को मान लो कि स्मॉल का पूरा पेयर चल रहा है, हम इसको कैपिटल ए मानने ले रहे हैं, इसको कैपिटल बी मानने ले रहे हैं। ए से बी, बी से सी, तो हमको रिलेशन में क्या मिलना चाहिए, ए सी मिलना चाहिए, यही होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए, ये पूरा पूरा ए रिलेटेड है बी से, अब हम जाएंगे एंड सी कॉमा डी रिलेटेड होना चाहिए, एक और एलिमेंट ले लेंगे। भाई ए से बी गए और बी से सी, मतलब अब हम लिए दे रहे हैं ई कॉमा एफ भी लिए ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो हमको फाइनल रिलेशन में क्या मिलना चाहिए भैया, ए से सी, यानी ये रिलेटेड होना चाहिए ई कॉमा एफ से, ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए। तो इन हमें पता है कि ये वाला रिलेशन क्या दे रहा था, अभी तक हम निकाल के लाए हैं कि पहला वाला जो है इसको थोड़ा सा हटा देते हैं,
ये पोर्शन आपका। तो अभी क्या है कि पहला वाला पार्ट है जो ये क्या दे देगा, a प्लस डी बराबर आएगा b प्लस सी की, ये इक्वेशन 1 बनेगी। दूसरा वाला पार्ट दे देगा c प्लस एफ बराबर आएगा d प्लस ई के। आई होप इतना क्लियर है यार। ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, सिमिलरली ये वाला पार्ट इससे ऐड होगा, ये वाला पार्ट इससे ऐड हो जाएगा। इतना क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन दूसरी हो गई। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, हमें चाहिए ये फाइनल, ये जो आई है वैल्यू, इसमें वही रिलेशन फॉलो होना चाहिए, यानी a प्लस एफ इक्वल आना चाहिए b प्लस ई के। भाई ये वाली इससे ऐड हो जाएगी और ये वाली इससे ऐड, दोनों इक्वल आनी चाहिए। इसके लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे तो इधर हो जाएगा a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, इधर हो जाएगा b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अभी देखिए c से c कैंसिल हो जाएगा और d से d कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी a प्लस एफ बराबर आ रहा है b प्लस ई के। यानी भैया ये रिलेशन मिलेगा, यानी ये हमारा ट्रांजिटिव भी है, यानी ये हमारा रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छे इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। कोई भी डाउट है थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। एक सेट A डिफाइंड है, एक सेट B डिफाइंड है। R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, ठीक है। एक रिलेशन A टू B डिफाइंड है। डिफाइंड X इज ग्रेटर देन Y, देन रेंज ऑफ Y। देखो रेंज डोमेन को डोमेन नहीं पढ़ा है मैं, इसलिए कह रहा हूँ पहले थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद मजा आता है। फिर भी हम चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ से। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत दिक्कत भी रही है आपको थ्योरी पार्ट में, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराते टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ये सेट A टू B डिफाइन कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये सेट B है, ये A है, ये B है। यहाँ पे है 1 2 3 और इसमें कितना है 1 4 6 9। अभी इस सिचुएशन के हिसाब से हमको A से B में ऐसा रिलेशन बताना है, ये X है और ये Y है, ठीक है। A से B में ऐसा रिलेशन बताना है कि X बड़ा होना चाहिए, Y छोटा होना चाहिए। अब देखिए कि अब 1 को किसी से बनाने से ऐसी सिचुएशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। 2 का 1 से हम रिलेशन बनाएंगे तो ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी, और किसी से नहीं बना सकते। 3 का 1 से बनाने से ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी। यानी इस केस में हमको सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिलेंगे इस रिलेशन में। वो क्या आएगा, 2,1 आएगा और भैया 3,1 आएगा, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, इसकी रेंज बतानी। अब अगर डोमेन पूछी जाती है तो डोमेन होती है A टू B। अगर रिलेशन A टू B डिफाइंड है तो इससे डोमेन मिलती है। इनपुट बेसिकली ये इनपुट होता है और ये हमारा जो रेंज है ये आउटपुट होती है, ऐसे याद रखिए। तो हमने इनपुट 2 दिया है, आउटपुट 1 मिला है। तो ये डोमेन अगर पूछता तो 2 3 है, और अगर रेंज पूछेगा तो आउटपुट क्या आ रहा है, दोनों सिचुएशन में 1 आ रहा है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। अगर कोई भी दिक्कत है यार डोमेन रेंज में तो आप मेरा थ्योरी लेक्चर रेफर करिए, उसमें मैंने अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है अ रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। ये पूरा जैसे यहाँ पे पूरा सेट का नाम दे रखा था, यहाँ पूरा सेट दे रखा है। आप मान लीजिए ये सेट A है और ये सेट B है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। रिलेशन क्या है, X रिलेटेड विद Y, यानी ये A का एलिमेंट होगा और ये B का एलिमेंट होगा। X इज रिलेटिवली प्राइम टू Y। भाई यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्राइम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है फिर भी हम बता दे रहे हैं। वो 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर जैसे 2 3 लिख दें हम, 3 10 लिख दें हम। आप 2 6 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि इनमें 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है, वो 2। भाई ऐसे नंबर जिनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना मिले, या ऐसे नंबर जिनको हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते, पेयर ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं। इनको देखिए सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ये रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर है। अब हमें क्या करना है, सेट A दे रखा है, वो हमारा क्या है, इसमें है 2 3 4 5, और सेट B क्या दे रखा है, B में कितना है 3 6 7 और 10। आप बताइए 2 का किस किस से आप ऐसा पेयर बनाएंगे कि जो एक दूसरे के क्या हो, रिलेटिव प्राइम हो। यानी 2 का 3 से बना सकते हैं बिल्कुल, 2 का 6 से नहीं बना सकते, 2 का 7 से बना सकते हैं बिल्कुल, 2 का 10 से नहीं बना सकते, 3 का 3 से नहीं बना सकते क्योंकि वो 1 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, 3 का 6 से नहीं बना सकते क्योंकि वो 1 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, 3 का 7 से बना सकते हैं बिल्कुल, 3 का 7 से बना सकते हैं और 3 का 10 से। ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम है या रिलेटिव प्राइम है।
4 का देखिए 4 का 3 से बना सकते हैं, बिल्कुल 4 का 3 से बना सकते हैं, 4 का 3 से बना सकते हैं। यहीं पे आप 4 का 6 से नहीं बना सकते, 4 का 7 से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 5 का 3 से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 5 का 6 से बना सकते हैं, 5 का 7 से बना सकते हैं। टोटल इतने पेयर बन जाएंगे, यानी कि 2 का 3 से आएगा, 2 का 7 से आएगा, 3 का 7 से आएगा और 3 का 10 से आएगा। यहीं पे 4 का आएगा 3 से, 4 का आएगा 7 से। इस टाइप से आपको लिख लेना है टोटल कितने आ रहे हैं। इसमें अब पूछा क्या है, हमारा रिलेटिव प्राइम है तो डोमेन पूछा, सिंपली इसमें सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं। भाई यहाँ पे देखिए 1 यूज नहीं हो रहा था, इस वाले क्वेश्चन में 1 यूज नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने डोमेन में 1 नहीं डाला था। यहाँ पे सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं तो इसमें और कुछ ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा था, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं था। यानी यहाँ पे क्या है 2 3 4, यानी 2 3 4 पूरा एलिमेंट यूज हो गया, यानी ये पूरा पूरा सेट यूज हो गया। डी आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें डोमेन में सारे एलिमेंट यूज कर रहा है तो वही पूरा सेट आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। इजी क्वेश्चन है यार, फिर भी कोई डाउट है थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका कि एक रिलेशन R से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने फाई सिंबल यूज किया है। फ्रॉम C टू R, C एक सेट है, R एक सेट है। जैसे हम लिखते थे A टू B, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है C टू R एक रिलेशन डिफाइंड है। इस रिलेशन को क्या नाम दिया है, फाई। भाई तो यहाँ पे क्या है, x जो है वो C का एलिमेंट होगा भैया और y जो है वो R का एलिमेंट होगा, और इनके बीच में ये रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि पहले वाले का मॉड लोगे वो y के इक्वल आएगा, यानी दूसरे वाले एलिमेंट के इक्वल आएगा, यानी आउटपुट जो आएगा पहले वाले का मॉड आएगा। विच वन इज करेक्ट, आपको बहुत ईजी है यार, इसमें सिर्फ इनका मॉड लेना है। और ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th में पढ़ के आए हो। इनका मॉड क्या होता है एक्चुअल में, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और रूट तो इसके यहाँ तो सिंपल 13 दे रखा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 का मॉड आप लोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये -3 के इक्वल नहीं आएगा, यानी यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए था, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, ये भी रूट में आएगा, इधर रूट में नहीं दे रखा है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड रूट में आता है, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और -1 आई के साथ 1 दे रखा है तो उसका भी स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, यानी अल्टीमेटली √2 आएगा, लेकिन हमको सिर्फ 2 दे रखा है। हाँ इस साइड देखिए, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर आई है, उसका रियल पार्ट तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 का स्क्वायर 1 है और वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और जो उस साइड 1 के इक्वल है। ठीक है, यानी 1 का 1 से ये डी पार्ट सही है आपका, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इजी पार्ट है, आप खुद ट्राई करिएगा, और नहीं आता है तो आपको सोल्यूशन देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रिलेशन R जो है वो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। इस तरीके से डिफाइंड है कि x प्लस वाई, यानी x जो है आपका पहले इनपुट होगा, y आपका आउटपुट होगा, देन डोमेन बताना है, यानी x की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं जो नेचुरल नंबर से आएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हमको रिलेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 दे रखा है, हमको पता है डोमेन होता है आपका इनपुट और रेंज होती है आपकी आउटपुट। आई होप इतना क्लियर है। डोमेन जो हम इनपुट दे सकते हैं, रेंज उस इनपुट के बदले जो हमको आउटपुट मिलता है। कंडीशन किस सेट पे डिफाइंड है, नेचुरल, यानी इनपुट भी नेचुरल होगा, आउटपुट भी नेचुरल नंबर ही आएगा। हमको डोमेन बताना है। यहाँ पे देखिए जरा, तो x की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, डोमेन निकालनी है तो क्या क्या रख सकते हैं आप, 8 माइनस एक्स अपॉन में 2 ये आएगी y की वैल्यू। एक तरीके से ऐसे निकाल लें। इनपुट क्या क्या दे सकते हो कि y हमारा नेचुरल नंबर है, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ से आप x को साइड भेज दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये y आ जाएगा। आपको x ऐसी वैल्यूज रखनी है जिससे y आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो डिफाइंड है n क्रॉस n पे, नेचुरल नंबर पे। ये देखिए उन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया है। इस चीज से तो यहाँ से इतना क्लियर है कि आप x क्या 0 रख सकते हो, 0 तो भाई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो अगर कहीं भी 0 इनपुट दे रखा है तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं x 2 भाई डिवीजन में 2 है तो ऐसा रखना है, यहाँ पे x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा इवन नंबर ही है। तो x की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते थे इस सिचुएशन में, यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो x की वैल्यू 2 रख सकते हो, आप बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि 6/2 3 आ जाएगा, इवन नंबर मिलेगा, सॉरी नेचुरल नंबर मिलेगा। x की वैल्यू आप 2 के बाद 4 रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं।
x की वैल्यू आप 6 रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, और कोई वैल्यू नहीं रख सकते। 2 4 6 8 नहीं रख सकते क्योंकि 8 माइनस 8 0 दे देगा, 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। y भी हमारा नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। तो 2 4 6 इज द राइट आंसर। तो 2 4 6 इज द राइट आंसर। देखिए 1 रखोगे आप तो डिविजिबल ही नहीं होगा और हमको नेचुरल नंबर चाहिए। आई होप इतना क्लियर है। 8 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि आउटपुट हमारा 0 आ जाएगा, आउटपुट हमारा 0 आ जाएगा, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमको इवन नंबर चाहिए था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 14 नंबर देखिए क्या है, एक रिलेशन आर फ्रॉम सेट दिस टू दिस, यानी ए सेट टू बी सेट डिफाइंड है, ये सेट दे रखा है, देन आर इनवर्स फाइंड करें। देखिए फंक्शन का इनवर्स सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन इनवर्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो आप स्किप मत करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपल आर निकालिए और ऑर्डर पेयर को उल्टा कर दीजिए। जैसे ए कॉमा बी दे रखा है, ए कॉमा बी आर में है, तो भैया इनवर्स में बी कॉमा ए हो जाएगा, बस ये होता है, ये हो जाएगा आर इनवर्स में। ठीक है, ऑर्डर पेयर उल्टा हो जाता है, यानी इनपुट आउटपुट बन जाएगा, आउटपुट इनपुट बन जाता है। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है। और इनवर्स फंक्शन गायब किया गया था, तो इस क्वेश्चन को हम ट्राई कर लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं। आपके सिलेबस में फंक्शन का इनवर्स नहीं है, हटा दिया गया है इस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए जरा, पहले आप अगर आर निकालते तो क्या बनता है, यानी पहले वाले नंबर में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो दूसरा नंबर मिलेगा। तो 11 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या इसमें अवेलेबल? बिल्कुल अवेलेबल है, यानी 11 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 मिलेगा। यही तो रिलेशन है। देखिए y कब आएगा? जब x में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तब y आएगा, यानी आउटपुट तब आएगा। पहले वाले नंबर में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो दूसरा नंबर आना चाहिए। आगे क्या दे रखा है? क्या 11 में 3 सब्ट्रैक्ट करने से और कोई नहीं मिलेगा? 12 में 3 सब्ट्रैक्ट करने से कुछ मिलेगा? इस 12 में 3 सब्ट्रैक्ट करके कुछ नहीं मिलेगा। 13 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 मिल जाएगा। तो 13, 10 ये आ गया आपका आर। सो आर इनवर्स कितना आ जाएगा भैया? आर इनवर्स ऑर्डर पेयर चेंज कर दो, 8, 11 हो जाएगा और 10, 13 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो ये 13 है, देख लीजिए कहाँ है, 8, 11, 10, 13। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको आइडिया हो गया भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। एक रिलेशन आर डिफाइंड है, ए बी बी सी सी और ए कॉमा बी है। बी है रिलेशन ऑन सेट ए भी दे रखा है जिस सेट से बना हुआ है, यानी ए क्रॉस ए से बना होगा ये रिलेशन। देन आर कैसा है? आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या इक्विवेलेंस है। देखिए आइडेंटिटी में कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। आइडेंटिटी एक ऐसा रिलेशन होता है, आप कितने भी एलिमेंट इसमें आप ए बी सी डी ई कितने भी बढ़ा दोगे, लेकिन आइडेंटिटी सिर्फ एक ही बनता है। रिफ्लेक्सिव कई सारे बनते हैं, नंबर ऑफ कितने रिफ्लेक्सिव बनते हैं, कितने सिमेट्रिक मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डबलेट हो, उनके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए इन डबलेट्स के अलावा भी ये एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब ये आइडेंटिटी तो नहीं हो सकता। इतना क्लियर है। अब अगर सिर्फ डबलेट दिए होते, यानी सिर्फ ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी दिया होता, तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, या तो आइडेंटिटी मिलेगा या रिफ्लेक्शन मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए इन्होंने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा डाल दिया है, यानी कि यहाँ पे ए कॉमा बी एक्स्ट्रा दे दिया था, मतलब आइडेंटिटी तो नहीं, तो रिफ्लेक्सिव दे सकते हैं ऑप्शन में। अगर सिर्फ डबलेट दिए होंगे तो दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, तो मतलब ये आइडेंटिटी तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, हाँ बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सबके डबलेट अवेलेबल है। उसके बाद एक्स्ट्रा चीज क्या है? क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए नहीं है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो भैया ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, सीधा रिफ्लेक्सिव इज द राइट आंसर। और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना यार इस क्वेश्चन में, आपको पता है मैंने इसीलिए हर पार्ट में बेसिक क्लियर करते चलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कराना या नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ये जरूरी नहीं होता, लेकिन आप क्वेश्चंस किस तरीके से घुमा रहा है, हर पैटर्न आप समझिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट रहता है, आपको लगता है कि ये मेथड, ये क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए था, आपका कोई सजेशन है, बिल्कुल फ्री, आप फ्री होके आप कमेंट कर दीजिए, उसको हम जरूर देखेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम सारे ऑब्जेक्टिव रिलेशंस के खत्म करते हैं जितने भी पॉसिबल हैं, और आगे फिर हम फंक्शंस के स्टार्ट करेंगे। हर टॉपिक के आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे, उसके बाद हम स्टडी केस पे मूव करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक सेफ रहिए। थैंक यू।